हे गाइस, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। 18 न्यू एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, कल जैसे मैंने आपको बताया था पारिस्थितिकी के बारे में, अगर किसी को समस्या होगी उसके बारे में कि क्या मतलब कि पारिस्थितिकी को कैसे समझेंगे, क्या होता है पारिस्थितिकी, कैसे उसके बारे में जानेंगे कि यह जो मतलब कि तंत्र है, सिस्टम है, यह पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसके बारे में आज हम आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख करके और अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये क्या है, परितंत्र की विशेषताएं। आप देखिए, जो पढ़ाएंगे हम आपको, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कैसे हम जानेंगे कि ये सिस्टम इकोसिस्टम है, यानी कि यह तंत्र परितंत्र है। ठीक है, परितंत्र को एक और नाम से कहते हैं क्या, पारिस्थितिकी तंत्र, या इसी को परितंत्र कहते हैं। ठीक है, इसकी एक विशेषता है, पहली विशेषता क्या है कि जो परितंत्र है यह सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। क्या करता है स्टूडेंट? सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। जैसे जीव जो है इसके चारों ओर, जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी क्या होता है, जीव और उसके चारों ओर जो घटक है उनके बीच जो संबंध होता है, या जीव तथा उनके बाहरी वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। तो उसमें हमने आपको बता दिया था। अब इसके बाद ये जो जीव और उसके बाहरी वातावरण के मध्य जो संबंध होता है, यह संबंध कहाँ तक होता है, इसका एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। सुरक्षित क्षेत्र का मतलब जैसे जंगल में जो शेर है, अब ये शेर अपने जंगल, जहां तक जंगल है वहां तक इसका क्षेत्र है, और उस क्षेत्र तक, उस सीमा तक ये शेर क्या कर सकता है, अपने भोजन को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को यापन कर सकता है। तो ये क्या है, एक सुनिश्चित क्षेत्र है। और जो भी मतलब प्राणी है, जीव हैं अलग अलग प्रकार के, उनका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, पर्यावरण जो वातावरण है उसके साथ जो सक्रिय संबंध है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या इसका विशेषता है, तो दूसरा विशेषता ये है कि जो परितंत्र है यह कार्यशील इकाई होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कार्यशील इकाई होता है। और कार्यशील इकाई का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम जीव हैं और जीव के चारों ओर जो वातावरण है, ठीक है, इनके बीच जो संबंध है ये सक्रिय होता है, यानी कि हमेशा होता रहता है, निरंतर होता रहता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप श्वसन क्रिया करते हैं तो ये श्वसन क्रिया हमेशा लगातार निरंतर होता रहता है। ठीक है, तो यह क्या हुआ, कार्यशील इकाई हुआ। कार्यशील इकाई का मतलब यह कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये हमेशा होता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता अगला क्या हो जाएगा कि जो परितंत्र की रचना है या संरचना है, ठीक है, जो परितंत्र की संरचना है यह 3 घटकों से होती है। और इसका क्या क्या घटक है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसकी पहली घटक हो जाएगा क्या, ऊर्जा घटक। ठीक है, ऊर्जा घटक। और दूसरा क्या हो जाएगा, जैविक घटक, जैविक घटक। और तीसरा क्या हो जाएगा, अजैविक घटक, अजैविक घटक। ठीक है, अब ऐसे ही समझ लीजिए कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है या जो परितंत्र है इसकी संरचना कैसे होगी, मतलब कि ये कैसे बनेगा पूरा परितंत्र, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे ये जो है पहला घटक ऊर्जा घटक, अगर ऊर्जा घटक नहीं है तो परितंत्र नहीं हो सकता है, परितंत्र नहीं बन सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, और ऊर्जा वो कहाँ से मिलेगा, ऊर्जा आपको आपके बाहर जो वातावरण है उससे मिलेगा। फिर इसके बाद जैविक घटक, और जैविक घटक का तो होना निश्चित है। जैसे कि अगर वायु और जो मनुष्य है इनकी इन दोनों के द्वारा क्या होता है, श्वसन क्रिया होता है। तो इनमें जो वायु अजैविक घटक है, उसके बाद जो मानव यानी कि आदमी जो जैविक घटक है, इन दोनों का होना निश्चित है। ठीक है, तभी यहाँ पर एक परितंत्र बन सकता है। अगर इसमें से कोई भी घटक अनुपस्थित रहा, इसमें से कोई भी घटक एब्सेंट रहा, तो ये परितंत्र नहीं हो सकता। ये जो परितंत्र क्रिया है यह नहीं हो सकता है। इसीलिए जो परितंत्र है इसमें तीनों घटक का होना निश्चित है। ठीक है, तीनों घटक का होना आवश्यक है। पहला ऊर्जा घटक और दूसरा जैविक घटक, अर्थात जो जीवित प्राणी है उनका होना निश्चित है। फिर इसके बाद क्या, अजैविक घटक। अजैविक घटक मतलब कि जो निर्जीव पदार्थ हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला हम क्या बात करेंगे कि यह जो परितंत्र है
यह खुला तंत्र होता है। कैसा तंत्र होता है स्टूडेंट? खुला तंत्र होता है। और खुला तंत्र का मतलब क्या हुआ कि जो जीव है और उनके बाहरी जो वातावरण है उनके साथ जो संबंध होता है ये एक खुला तंत्र होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि जो चिड़ियाघर है उसमें अगर कोई भी जानवर उस चिड़ियाघर में कैद है तो उसको अगर आप भोजन दे रहे हैं तो वह भोजन जो प्राप्त कर रहा है आपके द्वारा प्राप्त कर रहा है। आप जो दे रहे हैं भोजन उस चिड़ियाघर में उपस्थित जानवर को, यह जो भोजन आप दे रहे हैं यह एक परितंत्र का निर्माण नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह तंत्र खुला तंत्र नहीं है। ठीक है, यह सिस्टम ओपन सिस्टम नहीं है। अब जैसे कि जो मतलब कि ये जो चिड़ियाघर में जानवर है अगर ये अपने मतलब वन में रहेगा, जंगल में रहेगा तो क्या कर सकता है, यह अपने मतलब कि आपसे अपने स्वयं से यह क्या कर सकता है, अपने भोजन को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये खुला तंत्र होता है परितंत्र। इसमें आप मतलब कि आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, किसी भी का इंटरफियर नहीं हो सकता है इस तंत्र में। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या है, तो अगला है क्या कि यह जो परितंत्र है ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं और ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि जो परितंत्र है इसकी अपनी क्या होती है, उत्पादकता होती है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए कि ये जो मतलब कि परितंत्र है इसमें जो जीव हैं, इन जीव में जो हैं ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। कहने का मतलब जो परितंत्र है इसमें क्या होगा कि जो भी जीव है और जो वातावरण है वह वातावरण उस जीव को अपने द्वारा जो भोजन देगा उस जीव को, यह एक प्राकृतिक होगा। इसमें आप कृत्रिम नहीं कर सकते। मतलब कि आप अपने द्वारा जैसे धान की खेती आप करते हैं तो धान की खेती जो है ये मानव के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यह एक परितंत्र नहीं है। ठीक है, अब ये जो परितंत्र है ये प्राकृतिक होगा। कहने का मतलब जो भी इसमें मतलब जैविक और ऊर्जा घटक होगा ये सब प्राकृतिक होंगे। इसमें आपके द्वारा या मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई भी घटक नहीं होगा, कोई भी घटक कृत्रिम नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये परितंत्र होना चाहिए। ठीक है, परितंत्र का मतलब कि इसमें इतनी विशेषताएं होनी चाहिए। पहला विशेषता हमने आपको क्या बताया कि यह एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, और दूसरा यह कार्यशील इकाई होता है। तीसरा हमने आपको बताया यह 3 घटकों से मिलकर बना होता है, ऊर्जा घटक। फिर उसके बाद दूसरा हमने आपको बताया जैविक घटक, तीसरा हमने आपको बताया अजैविक घटक। फिर इसके बाद हमने बताया यह खुला तंत्र है। खुला तंत्र का मतलब कि यह जो परितंत्र है इस परितंत्र में जीव और उसके बाहरी जो वातावरण है उनके बीच जो संबंध होता है यह एक सक्रिय संबंध और खुला संबंध होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने आपको लास्ट वन बताया क्या कि जो परितंत्र है यानी पारिस्थितिकी तंत्र है यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ठीक है, आपके द्वारा जो मतलब कि जानवर किसी चिड़ियाघर में उपस्थित हैं, अगर आपके द्वारा भोजन दिए जाएंगे तो यह एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि आप भोजन उसको दे रहे हैं, वह भोजन अपना स्वयं ग्रहण कर सकता है। तो अगर अपना स्वयं भोजन ग्रहण कर रहा है तभी वह प्राकृतिक संसाधन होगा और तभी वहां पर परितंत्र का निर्माण हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है या इसी को परितंत्र कहते हैं, इसकी क्या क्या मतलब कि घटक हैं। ठीक है, इसके बारे में और सारे चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे ना। चलिए देखिए अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। अभी और भी इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ना। अब देखिए जो मैं परितंत्र बताया, अब इस परितंत्र के जो घटक हैं ये घटक के बारे में हम आपको बताएंगे ना। तो अब आप हेडिंग बना लीजिए क्या, परितंत्र जो है परितंत्र। ठीक है, परितंत्र यह जैसा कि हमने आपको बताया कि यह कितने घटक से मिलकर बना होगा, 2 घटक से मिलकर बना होता है, अजैविक घटक और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जैविक घटक। ठीक है, अब जैविक घटक जो है, ये जो जैविक घटक है इसमें 3 आ जाएंगे क्या, 3 आ जाएंगे भाग। इसमें 3 भाग क्या आएंगे,
पहला उत्पादक, उत्पादक, और दूसरा क्या आ जाएगा उपभोक्ता, उपभोक्ता, और तीसरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तीसरा आ जाएगा अपघटक, अपघटक। ठीक है। अब देखिए उत्पादक क्या होता है, उत्पादक का मतलब होता है स्वपोषी। जैसे आप जानते होंगे स्वपोषी क्या होता है, तो स्वपोषी का मतलब क्या हुआ, देखिए स्वपोषी का मतलब स्व मतलब होता है स्वयं, अब पोषी मतलब पोषण। ठीक है। अर्थात जो जीव प्राणी, जो जीव या जो प्राणी क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, उसे हम उत्पादक कहते हैं। अब जैसे कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे जो हैं ये क्या है, उत्पादक हैं। क्यों, क्योंकि ये पेड़ पौधे अपना आहार, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। ठीक है। अब उपभोक्ता क्या होता है, जो उत्पादक के ऊपर निर्भर रहता है। कहने का मतलब जैसे कि मानव हो गए, तो मानव क्या करते हैं, अपना आहार भोजन जो प्राप्त करते हैं ये पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। तो जो मानव हो गए ये क्या हो गए, मतलब कि परपोषी हैं। परपोषी का मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। ठीक है। दूसरे के ऊपर निर्भर होना, यानी अपना आहार दूसरे के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो उसको हम उपभोक्ता कहते हैं, परिपोषी कहते हैं। ठीक है। अब अपघटक की बात आती है, तो अपघटक जो होते हैं ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे हो गया चींटी। तो चींटी क्या करती है, आपको पता होगा कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, मतलब कि जो जैसे जीव जंतु जो मर जाते हैं, तो जब मर जाते हैं तो उनको वियोजित करने का काम कौन करता है, चींटी करती है, या कोई सूक्ष्म जीव करती है, कीटाणु जो भी होते हैं यह क्या करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ हैं, सड़े गले जो जीव जंतु हैं या मृत्यु जो पौधे हैं उनको वियोजित कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, मतलब कि उसे क्या कहते हैं, अपचयित कर देते हैं, और इसी को हम अपघटक कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो जिनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये है कि यह अपघटक क्या करेगा, अपघटक करेगा क्या कि जो मृत्यु पदार्थ है, मृत्यु जीवित पदार्थ है ना, जो मृत्यु पदार्थ है उसको क्या करता है, ये वियोजित कर देता है। क्या कर देता है स्टूडेंट, वियोजित कर देता है। और इसी वियोजित करने को ही, मतलब जो काम होता है वियोजित करने का, या जो कार्य होता है वियोजित करने का सूक्ष्मजीव द्वारा न किसी सड़े गले पदार्थ को, उसी जो काम करता है उसी सूक्ष्मजीव को हम अपघटक कहते हैं। ठीक है। अपघटक को इंग्लिश में डिकम्पोजर कहा जाता है, डिकम्पोजर। और उसके बाद उपभोक्ता को बोला जाता है कंज्यूमर। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, उत्पादक की, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस करने वाला, उत्पन्न करने वाला। फिर अजैविक घटक की बात आती है, तो यह 3 घटक से मिलकर बना होता है ना। तो अजैविक घटक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अजैविक घटक जो है ये 3 घटकों से मिलकर बना होता है। इसको हम मिटा देते हैं, फिर इसके बाद इसी में लिख देंगे क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है। तो देखिए जो अजैविक घटक है यह 3 घटक से मिलकर बना होता है। पहला होता है भौतिक घटक, और दूसरा होता है क्या स्टूडेंट, कार्बनिक घटक, और तीसरा क्या हो जाएगा, अकार्बनिक घटक। ठीक है। अब देखिए जो भौतिक घटक है, भौतिक घटक में क्या आ जाएगा, आपको मालूम है प्रकाश यानी जो सूर्य से हमें प्राप्त होती है, प्राकृतिक स्रोत, सूर्य एक प्राकृतिक स्रोत है ना, उससे हमें प्रकाश उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद और क्या है, तो इसके बाद आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है। आर्द्रता हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वायुदाब हो जाएगा। ठीक है। वायुदाब। तो ये सब क्या है, भौतिक घटक है। ठीक है। फिर इसके बाद स्थलाकृति भी हो जाएगा। स्थलाकृति मतलब कि जो स्थान है उसकी जो बनावट है वो हो जाएगा। फिर कार्बनिक घटक क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद प्रोटीन, विटामिन, वसा। ठीक है। ये सब क्या है, ये कार्बनिक घटक है। अकार्बनिक घटक क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा जल खनिज,
फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, चट्टान, चट्टान। तो ये सब क्या है, अकार्बनिक घटक है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो परितंत्र है ये दो घटक से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, अजैविक घटक, दूसरा क्या होता है, जैविक घटक। और जैविक घटक में मैंने आपको बताया है कि इसमें तीन होता है, पहला उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है, तीसरा अपघटक होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको परितंत्र के बारे में बता दिया है। तो परितंत्र क्या है, तो हमने आपको सारा चीज बताया है। फिर इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि जो परितंत्र है इनके उदाहरण। अब जैसे हम अगर बात करें कि जो समुद्र है, ये समुद्र ना, यह विश्व का सबसे बड़ा परितंत्र है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जो समुद्र और जो बूंद होता है, पानी का एक छोटा सा बूंद जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं सबसे सूक्ष्म परितंत्र होता है। जो बूंद होता है पानी का बूंद, ठीक है, ये क्या होता है, यह सबसे छोटा परितंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें भी क्या होता है, अंतःक्रिया होता है वातावरण और बूंद के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीव के बीच। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि जो परितंत्र है यह 97% इस पृथ्वी पर फैला हुआ है ना, और जो समुद्र है यह 97% है, मतलब इस पृथ्वी पर। और इसके बाद इस समुद्र में सर्वाधिक लवण जो है NaCl है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो समुद्र होता है यह विश्व का सबसे बड़ा परितंत्र होता है, साथ में इसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो मात्रा में पाए जाने वाला लवण होता है वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसके मतलब कि उपभोक्ता, उत्पादक और भी इनके डिटेल्स अगले वीडियो में। तब तक आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोक देते हैं, और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए, तो बाय आप सभी को, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।